अब देखो, ये आदमी विदेश की अच्छी सी नौकरी को छोड़कर गांव में छोटी सी इडली की दुकान चलाने लगता है। अपने पिता के लिए ये अपनी अमीर गर्लफ्रेंड को भी छोड़ देता है। कहानी है फिल्म इडली कढ़ाई की। कहानी इतनी इमोशनल है कि आपको रोना आ जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप लोग वीडियो को लाइक करो और मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। अब देखो, कहानी की शुरुआत एक छोटे से गाँव में होती है। हम शिव केशव नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो हर सुबह 3 बजे उठते हैं, नहा धोकर तैयार होते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फिर बस स्टॉप के पास अपनी छोटी सी इडली की दुकान पर चले जाते हैं। फिर अगले 2 घंटों तक वो लगातार पत्थर के इस ग्राइंडर में चावल पीसते हैं, फिर इडली बनाते हैं। शिव केशव का एक बेटा है मुरली। वो भी अक्सर अपने पापा के साथ दुकान पर आता था और हर दिन अपने पापा को इडली बनाते हुए देखता था। शिव केशव की इडली आसपास के पूरे इलाके में फेमस थी। सुबह सुबह उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। गांव के एक बूढ़े अंकल को शिव केशव की इडली इतनी अच्छी लगती थी कि वो हर दिन सुबह सुबह उनकी दुकान के पहले ग्राहक बनते थे। शिव केशव भी अपने ग्राहकों को अपना भगवान मानते थे। वो पैसों के लिए नहीं, अपने ग्राहकों के लिए बड़े प्यार से इडली तैयार करते थे और जब ग्राहक इडली खाकर तारीफ करते तो उनके मन को शांति मिलती थी। उनकी दुकान पर अगर कोई पढ़ने वाला लड़का इडली खाने आता था तो शिव केशव उससे पैसे नहीं लेते थे, क्योंकि वो पैसों से ज्यादा इज्जत कमाना चाहते थे। वो गांधी जी की तरह अहिंसा के पुजारी थे और हर दिन अपने बेटे मुरली को और आसपास के लोगों को लड़ाई झगड़े से दूर रहने की सलाह देते थे। मुरली ने बचपन से ही अपने पापा को इडली बनाते हुए देखा था, तो वो भी कैटरिंग की पढ़ाई करता है। शिव केशव हर दिन सुबह और शाम को 2-2 घंटे तक पत्थर पर चावल पीसते थे। तो एक दिन मुरली शहर से इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडर लेकर आता है। जो काम करने में मुरली को 2 घंटे लगते थे, इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडर से वो काम बस आधे घंटे में हो जाएगा। लेकिन शिव केशव खरीदने से पहले उसका ट्रायल करते हैं। चावल पीसने के बाद इडली बनाते हैं, फिर उसे खा कर देखते हैं तो इडली में वो स्वाद नहीं था जो पत्थर पर चावल पीस कर बनाने के बाद आता था। तो शिव केशव ग्राइंडर खरीदने से मना कर देते हैं। वो अपने आप को मॉडर्न जमाने के साथ अपग्रेड नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनका बेटा मुरली जल्दी से अमीर बनना चाहता था। नई गाड़ियां खरीदना, एक बड़ा सा घर खरीदना उसका सपना था। वो अपनी माँ को अपना प्लान बताता है कि वो पापा के नाम पर अलग अलग शहरों में फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट ओपन करेगा और ढेर सारे पैसे कमाकर जल्दी से अमीर बन जाएगा। लेकिन जब वो अपने पापा को अपना प्लान बताता है तो उसके पापा मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर रेस्टोरेंट मेरे नाम पर रहेगा तो इडली भी मैं ही बनाऊंगा, किसी और के बनाने पर वो स्वाद नहीं आया तो मेरा नाम खराब होगा। अब मुरली को लगता है कि उसके पापा जिद्दी हैं और अगर वो अपने पापा की बात मानकर गांव में ही रुक गया तो वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। तो अब मुरली शहर जाकर नौकरी करने का फैसला करता है। मुरली के मम्मी पापा उसे बस स्टॉप पर ड्रॉप करने के लिए आते हैं। जाने से पहले शिव केशव उससे कहते हैं कि बेटा, शहर की भीड़ में हमारी इडली की दुकान को मत भूल जाना। मेरे मरने के बाद भी हमारी दुकान चलती रहनी चाहिए, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। खैर, मुरली अपना गांव छोड़कर शहर आ जाता है। 8 साल बीत जाते हैं और अब मुरली सिंगापुर के बड़े से 5 स्टार होटल में मैनेजर होता है और अब उसके पास गाड़ी, बंगला, सब कुछ होता है। होटल का मालिक था विष्णुवर्धन। उसका बेटा अश्विन अमीर बाप का बिगड़ैल बेटा था। जुआ खेलना, इधर उधर मार पीट करना, यही सब उसका काम था। लेकिन विष्णु अपने बेटे को कभी भी कुछ करने से मना नहीं करता था। वो बस अश्विन से कहता था कि तुम्हें जुआ खेलना है तो ऐसे देश में जाकर खेलो जहां पर जुआ खेलना लीगल है। उसने बचपन से अब तक अपने बेटे के हर बुरे काम में उसका सपोर्ट किया था, कभी भी उसे मारा नहीं था। विष्णुवर्धन की एक बेटी भी है, मीरा। वो मुरली से प्यार करती थी। 15 दिनों के बाद सिंगापुर में ही उन दोनों की शादी होने वाली है। मीरा शादी की तैयारियों में बिजी होती है। विष्णुवर्धन अक्सर अपने बेटे अश्विन और मुरली का कंपैरिजन करता है। अश्विन से कहता है कि तुम मुरली के जैसा क्यों नहीं बनते, वो भी तुम्हारी उम्र का ही है, लेकिन पूरे होटल को संभाल रहा है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। और इसी कंपैरिजन की वजह से अश्विन मुरली से बहुत नफरत करता था। खैर, इधर मुरली गांव में अपनी माँ को कॉल करता है। अपने पापा को मनाकर सिंगापुर शादी में आने के लिए कहते हैं, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि ये कोई बगल वाला गांव थोड़ी है, तुम इतनी दूर शादी कर रहे हो तो मैं नहीं आ पाऊंगा। मुरली मायूस हो जाता है, सोचने लगता है कि उसके पापा बहुत जिद्दी हैं, शुरू से ही उसकी कोई बात नहीं मानते। अगले दिन मुरली पार्टी में होता है, तभी गांव से उसकी माँ का कॉल आता है। वो मुरली को बताती है कि तुम्हारे पापा की मौत हो गई है और ये सुनते ही मुरली शॉक्ड हो जाता है। अगली फ्लाइट से ही वो इंडिया अपने गाँव आने की तैयारी करता है। विष्णु उससे कहता है कि हमने दुनिया भर के बड़े बड़े वीआईपीज को शादी का इन्विटेशन भेज दिया है, तो ये शादी
पोस्टपोन नहीं हो सकती। आप गांव जाकर अपने पापा का अंतिम संस्कार करो और टाइम से वापस आ जाओ। मेरा होटल में काम करने वाले एक आदमी राम राजू को मुरली के साथ गांव भेज देती है ताकि वो मुरली का ख्याल रखे, और जब गांव में उसका काम खत्म हो जाए तो उसे मना कर वापस उसे सिंगापुर लेकर आ जाए। खैर मुरली अपने गांव पहुंच जाता है, अपने पापा का अंतिम संस्कार करता है। उसी रात उनकी गाय एक बछड़े को जन्म देती है। गाँव की एक बूढ़ी औरत मुरली की माँ कस्तूरी से कहती है कि शिव केशव कहीं गया नहीं है, वो इस बछड़े के रूप में तुम्हारे घर वापस आया है। जिसके बाद कस्तूरी भी उस बछड़े का नाम शिवा रख देती है। यहीं पर हम गांव की एक लड़की कायल को भी देखते हैं। इस दुख की घड़ी में वो मुरली के घर का सारा काम करती है, उनके लिए खाना बनाती है, कपड़े धुलती है और सारा काम खत्म करके रात को अपने घर चली जाती है। इधर रात में कस्तूरी शिवदास के साथ अपने सुनहरे पलों को याद करती है और उनकी भी मौत हो जाती है। मुरली अपनी माँ का भी अंतिम संस्कार कर देता है और अब इस गांव में उसके लिए कुछ भी नहीं बचा था। उधर मीरा बार बार राम राजू को कॉल करती है और उसे किसी भी तरह से मुरली को मनाकर वापस सिंगापुर लाने के लिए कहती है, लेकिन मुरली फिलहाल कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब मीरा एक प्लान बनाती है। शिव केशव की इडली वाली दुकान के सामने एक पराठा वाला होटल था जिसका मालिक था मीरा स्वामी। तो मीरा के कहने पर राम राजू स्वामी से मिलता है और फिर दोनों मिलकर मुरली के सामने एक डील रखते हैं। स्वामी मुरली की दुकान को खरीदने के लिए 8 लाख का ऑफर देता है। मुरली भी इस डील के लिए मान जाता है, लेकिन जब वो पंचायत में पेपर साइन करने वाला होता है तब उसे अपने पापा की वही बातें याद आती हैं। शिव केशव ने उससे कहा था कि मेरे मरने के बाद भी दुकान चलती रहनी चाहिए, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और आखिरकार मुरली दुकान बेचने से मना कर देता है और वापस घर आ जाता है। कायल ने गांव वालों से सुन लिया था कि मुरली दुकान बेचने वाला है, तो अब कायल भी मुरली के ऊपर चिल्लाती है, उसे बताती है कि तुम्हारे पापा की दुकान की वजह से उसकी दुकान नहीं चलती और इसीलिए वो तुम्हारे पापा से नफरत करता था। पहले भी वो कई बार दुकान को बंद करवाने की कोशिश कर चुका है। वो सिर्फ मीठा मीठा बोलता है, लेकिन असल में बहुत ही बुरा इंसान है। तब मुरली उसे बताता है कि मैंने दुकान नहीं बेची है। तभी मुरली को मीरा का कॉल आता है। वो मुरली को गांव का सारा काम छोड़कर जल्दी से सिंगापुर आने के लिए कहती है, लेकिन मुरली कहता है कि अगले 6-7 महीने तक मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। और ये सुनकर मीरा उदास हो जाती है। इसके बाद विष्णुवर्धन भी मुरली से बात करते हैं। शादी में बहुत सारे वीआईपीज आने वाले हैं, इसलिए शादी कैंसिल नहीं कर सकते। फिर भी मुरली शादी से मना करके फोन काट देता है और ये देखकर कायल खुशी के मारे तालियां बजाने लगती है। दरअसल 8वीं क्लास तक कायल और मुरली दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मुरली का सपना तो कुछ और ही था और इसीलिए मुरली सब कुछ छोड़कर शहर चला गया था। लेकिन कायल आज भी मुरली से प्यार करती है और शिव केशव जब तक जिंदा थे कायल को अपनी बहू की तरह मानते थे और इसीलिए कायल आज भी मुरली का पूरा ख्याल रख रही होती है। अब मुरली सिंगापुर की नौकरी छोड़कर गांव में ही रुकने का फैसला कर लेता है और अपने पापा की इडली वाली दुकान को चलाने की पूरी तैयारी करता है। अगली सुबह वो 3 बजे उठकर अपने पापा की तरह ही तैयार होता है। दुकान पहुंचकर चावल पीसना शुरू कर देता है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट में ही मुरली थक कर आराम करने लगता है। तभी कायल भी वहां आ जाती है। वो भी मुरली की हेल्प करती है और वो भी कुछ ही मिनट में थक जाती है। आज पहली बार मुरली सोचता है कि उसके पापा 2 घंटे तक बिना रुके चावल कैसे पीस लेते थे। खैर पूरी मेहनत करके ये दोनों चावल पीस कर इडली तैयार करते हैं। शिव केशव के बने बनाए ग्राहक फिर से दुकान पर इडली खाने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन ये अंकल जैसे ही पहली इडली खाते हैं तो अपना बुरा सा मुंह बनाकर कहते हैं कि इस इडली में वो शिव केशव वाली इडली का स्वाद नहीं है। अगले कई दिनों तक मुरली हर रोज इसी तरह से इडली बनाता है। कायल के साथ अब राम राजू भी उसका साथ देता है, लेकिन ग्राहकों को इडली में शिव केशव वाला स्वाद नहीं मिलता और धीरे धीरे सारे ग्राहक उसके होटल पर खाना छोड़कर सामने मीरा स्वामी के पराठे वाले होटल पर खाना शुरू कर देते हैं। मीरा स्वामी की होटल पर खाने वालों की भीड़ लग जाती है और ये देखकर मीरा स्वामी भी बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ शादी टूटने की वजह से मीरा बहुत दुखी होती है। मीडिया में आर्टिकल छपने की वजह से उनकी जमकर बदनामी होती है और ये सब देखकर अश्विन गुस्से में पागल हो जाता है। अपने पापा से कहता है कि उस 2 कौड़ी के इंसान की हिम्मत कैसे हुई शादी से इनकार करने की। मैं अभी इंडिया जाकर उसे घसीट कर लाता हूँ। इधर गांव में मुरली परेशान होता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी बनाई हुई इडली में वो स्वाद क्यों नहीं आ रहा। परेशान होकर मुरली अपने कुल देवता की मंदिर
मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है। रात को मुरली के सपने में उसके पापा शिवकेशव आते हैं। वो मुरली से कहते हैं कि जो तुम्हारी दादी ने मुझे सिखाया था वही मैंने तुम्हें सिखाया है। मेरी जैसी इडली बनाना तो तुम्हारे खून में है, तुम्हें अपने अंदर झांक कर देखना होगा। मुरली को फाइनली अपनी गलती समझ में आ जाती है। अगली सुबह वो सोकर उठता है तो अपने पापा की तरह ही नहा धोकर तैयार होता है, पूजा पाठ करता है और फिर दुकान पर जाकर अपने पापा की तरह ही पहले पूजा करता है, फिर पूरी मेहनत से बिना किसी की मदद के चावल पीस कर इडली तैयार करता है। और आज इडली का पहला टुकड़ा खाते ही अंकल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उन्हें मुरली की इडली में शिवकेशव की इडली वाला स्वाद मिल जाता है। तभी बाहर अश्विन भी आ जाता है और मुरली को अपने साथ सिंगापुर चलने के लिए कहते हैं। मुरली मना कर देता है तो बीच सड़क पर ही वो मुरली की धुलाई करने लगता है। वो होटल का बोर्ड भी नीचे गिरा देते हैं। बोर्ड पर मुरली के पापा का नाम लिखा हुआ था। अश्विन उसे पैरों से कुचलने वाला होता है। तभी गुस्से में मुरली अश्विन की पिटाई करना शुरू कर देता है। उसे मारकर उसके हाथ पैर तोड़ देता है। अश्विन के बॉडीगार्ड्स उसे लेकर हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। इधर मुरली को अपने पापा की बात याद आती है कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। वो राम राजू से कहते हैं कि उसके पापा गांव के बड़े से बड़े झगड़े को सिर्फ अपनी बातों से ही सुलझा देते थे और उसने अश्विन के ऊपर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। गांव के लोगों ने भी उसका साथ नहीं दिया था क्योंकि पिछले 8 साल से मुरली अपना गाँव छोड़कर विदेश में रहता था, अपने माँ बाप से मिलने भी नहीं आता था और शिवकेशव की मौत के बाद वो दुकान बेचकर गाँव छोड़कर जाना चाहता था। तो फिलहाल गांव वाले भी उसे अपना नहीं मानते थे। अश्विन की खबर मिलते ही विष्णुवर्धन और मीरा भी इंडिया आ जाते हैं। डॉक्टर विष्णु को बताता है कि अश्विन को ठीक होने में, अपने पैरों पर खड़ा होने में कुछ महीने लग जाएंगे। मुरली भी हॉस्पिटल आकर विष्णुवर्धन से मिलता है, उससे सॉरी बोलता है। तो विष्णुवर्धन उससे कहते हैं कि आज तक मैंने अपने बेटे को नहीं मारा और तुमने उसका पैर तोड़ दिया। इससे पहले कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, यहाँ से कहीं दूर भाग जाना, नहीं तो वो तेरा क्या हाल करेगा मैं भी नहीं जानता। खैर मुरली अपने होटल में वापस आ जाते हैं और रोज की तरह अपना काम करता रहता है। उसकी इडली में शिवकेशव वाली इडली का स्वाद आ चुका था। तो अब धीरे धीरे गांव वाले वापस उसकी दुकान पर आने लगते हैं। धीरे धीरे उन्हें मुरली पर भरोसा भी हो जाता है और कुछ दिनों में मुरली भी अपने पापा की तरह गाँव वालों का चहेता बन जाता है। उधर अश्विन धीरे धीरे रिकवर हो रहा था, लेकिन बार बार उसे वही सब कुछ याद आता है कि कैसे मुरली ने उसे कुत्ते की तरह धोया था। वो हर वक्त मुरली से बदला लेने के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर एक शाम मुरली मार्केट से घर जा रहा होता है, तभी बागीचे में उसे किसी के होने का एहसास होता है। वो फटाफट से राम राजू को कॉल करके गांव के कुछ लोगों को लेकर बागीचे में बुलाता है। तभी अश्विन भी उसके सामने आ जाता है। वो मुरली को मारने लगता है, लेकिन आज मुरली बस चुपचाप मार खा रहा होता है। ये सोचकर कि अश्विन अपना गुस्सा शांत करके वहां से चला जाएगा और ये मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन अश्विन को और गुस्सा आ जाता है क्योंकि अब उसे लग रहा था कि मुरली उसके ऊपर दया दिखा रहा है। अश्विन का ईगो सेटिस्फाई नहीं होता और वो मुरली की पिटाई करके उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। राम राजू बगीचे में आता है तो खून देखकर समझ जाता है कि मुरली के साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। वो गांव वालों और पुलिस वालों को भी सब कुछ बता देते हैं, जिसके बाद पूरे गांव वाले मिलकर मुरली को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इधर अश्विन मुरली को लेकर अपने फार्म हाउस में आता है तो मुरली की हालत देखकर विष्णुवर्धन भी परेशान हो जाता है। वो अश्विन को समझाने लगता है कि बेटा तूने इसको मार लिया है ना, अब इसे छोड़ दे। लेकिन अश्विन कहता है कि मैंने इसे मारा नहीं है, इसने खुद मुझे मारने दिया है। और इस बार वो गुस्से में मुरली को गोली मार देता है। यह देखकर विष्णुवर्धन भी चौंक जाता है, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए वो अपने आदमियों से मुरली की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहता है और सुबह सुबह सिंगापुर जाने की तैयारी करने लगता है। इधर पूरे गाँव वाले पुलिस के साथ मिलकर मुरली को ढूंढ रहे होते हैं। तब गाँव का एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि उसने विष्णु के आदमियों को मुरली को लेकर जाते हुए देखा है। जिसके बाद पूरे गांव वाले विष्णुवर्धन का फार्म हाउस चारों तरफ से घेर लेते हैं और आसपास मुरली को ढूंढने लगते हैं। इधर राम राजू को पता चलता है कि मीरा मंदिर गई हुई है। राम राजू गांव के कुछ लोगों के साथ मंदिर जाता है और मीरा को किडनैप करके अपने घर में हॉस्टेज बना लेते हैं। वो मीरा से कहता है कि तुम्हारे बाप ने मुरली को गोली मार दी है, तो जब तक मुरली मिल नहीं जाता तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। इधर गांव वालों को घायल मुरली मिल जाता है, उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। गांव वाले उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं, लेकिन मुरली की हालत देखकर गांव वाले बहुत गुस्से में होते हैं। दूसरी तरफ विष्णुवर्धन
पुलिस वालों के साथ मिलकर डील करता है कि पुलिस वाले उसे किसी भी तरह से एयरपोर्ट पहुंचा दे। लेकिन इंस्पेक्टर उससे कहते कि होश में आने के बाद अगर मुरली ने आपका नाम ले लिया तो मैं क्या, कोई भी आपको गांव वालों से बचा नहीं सकता। खैर हॉस्पिटल में मुरली को होश आ जाता है। तब इंस्पेक्टर गांव के मुखिया को लेकर हॉस्पिटल जाता है और मुरली से पूछता है कि तुम्हें किसने मारा। लेकिन मुरली कहता है कि वहां बहुत अंधेरा था तो मैं किसी को पहचान नहीं पाया। इसके बाद इंस्पेक्टर आकर गांव वालों को सब कुछ बता देता है और अब गांव वालों को लगता है कि विष्णुवर्धन और अश्विन ने मुरली के साथ कुछ भी नहीं किया। तो गांव वाले भी अपने अपने घर चले जाते हैं। रामराजू भी मीरा को छोड़ देता है। घर आकर मीरा अपने पापा से पूछती है कि मुरली के ऊपर गोली किसने चलाई थी। लेकिन विष्णु उसके सामने झूठ बोल देता है कि हमने नहीं चलाई थी, हम ऐसा नहीं कर सकते। कुछ दिन बाद मुरली हॉस्पिटल से गाँव वापस आता है तो गाँव वालों ने मुरली के लिए जो भी किया था कायल उसे सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर मुरली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चैन की सांस लेती है क्योंकि अब गांव वालों ने उसे अपना मान लिया था। लेकिन वीरास्वामी गांव वालों के सामने कायल के बारे में बुरा बुरा बोलते हैं कि वो बिना शादी के एक जवान लड़के के साथ घूम रही है। और यह सब सुनकर कायल की माँ भी उसे डांटती है कि तू इस लड़के के साथ घूमकर बदनाम हो रही है, सब तेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तब मुरली कायल की माँ से कहते हैं कि वो लोग अब और बातें नहीं करेंगे, अगर आप इजाजत दें तो मैं कायल से शादी करना चाहता हूँ। कायल की माँ भी मान जाती है। कुछ दिनों में मुरली पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वापस से अपनी इडली की दुकान चलाने लगते हैं। फिर एक दिन मीरा मुरली से मिलने के लिए आती है। बड़े प्यार से मुरली से पूछती है कि उसके ऊपर गोली किसने चलाई थी। लेकिन मुरली उसे भी कुछ नहीं बताता। वो मीरा से कहता है कि जब मेरे मम्मी पापा की मौत हुई थी तब तुम्हें शादी की जल्दी थी। मेरी जगह पर अगर तुम्हारे पापा की मौत हुई होती तब भी क्या तुम शादी के लिए वैसी ही जल्दी करती। मीरा के पास मुरली की बातों का कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ अश्विन का ईगो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि मुरली ने उसका नाम न बताकर एक बार फिर से उसके ऊपर दया दिखाई है। वो किसी भी तरह से मुरली से बदला लेना चाहता था और बिना बदला लिए वापस जाने के लिए तैयार नहीं था। तो विष्णुवर्धन फिर से इंस्पेक्टर को बुलाते हैं। उसे कहते हैं कि मुरली अपनी दुकान से बहुत प्यार करता है, हमें उसे गिराना है। रोड के किनारे जो दुकान होती है अक्सर उनके पेपर्स नहीं होते। वो इंस्पेक्टर को पैसे देता है और कहता है कि अगर दुकान के पेपर्स नहीं है तो उसे गिरा देना। इंस्पेक्टर पैसे लेकर चला जाता है और दुकान के पेपर्स चेक करता है तो सच में दुकान का कोई पेपर नहीं था। इसके बाद इंस्पेक्टर उन्हीं पैसों से दुकान के सारे पेपर्स रेडी करवा देता है और फिर अश्विन से कहता है कि उस दुकान के सारे पेपर्स एकदम कंप्लीट हैं। याद है मुरली के पापा शिव केशव स्टूडेंट्स के पैसे नहीं लेते थे, इंस्पेक्टर भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक था। अश्विन का प्लान बार बार फेल हो रहा था तो परेशान होकर अश्विन खुद ही मुरली की दुकान पर आता है और पेट्रोल छिड़क कर उसकी दुकान में आग लगा देता है। मुरली अपनी जलती हुई दुकान को देखता है तो गुस्से में पागल हो जाता है। अश्विन को जान से मारना चाहता था लेकिन अगले ही पल उसे फिर से अपने पापा की याद आ जाती है कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। ये सोचकर मुरली शांत हो जाता है। लेकिन रामराजू मीरा को कॉल करता है, उसे एक बुरा भला बोलते हैं कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो, उस बेचारे की दुकान क्यों जला दी, अमीर हो तो क्या कुछ भी करोगे। मीरा को भी ये बहुत बुरा लगता है। वो अपने पापा के सामने अश्विन को मारने लगती है कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो अश्विन कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे भले के लिए किया था। लेकिन मीरा कहती है कि तुमने ये सब मेरे भले के लिए नहीं, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए किया है। वो उनके सामने गन निकाल कर अपने सर पर लगा लेती है कि मुझे आप जैसे बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। विष्णु मीरा को रोकने की कोशिश करता है लेकिन अश्विन कहता है कि तू एक 2 कौड़ी के आदमी से प्यार कर रही थी, तेरा तो मर जाना ही बेहतर है। तब विष्णु अपनी लाइफ में पहली बार अपने बेटे को थप्पड़ मारता है और एक ही थप्पड़ में अश्विन की अकल ठिकाने आ जाती है। इधर मुरली कायल के साथ मिलकर अपनी दुकान को फिर से बनाता है जैसे कुछ साल पहले मुरली के मम्मी पापा ने मिलकर उस दुकान को बनाया था। जिसके बाद विष्णु भी मीरा और अश्विन के साथ इनकी इडली शॉप पर आते हैं। विष्णु और अश्विन उससे सॉरी बोलते हैं क्योंकि अब वो लोग सब कुछ भूलकर वापस सिंगापुर जाने वाले थे। मुरली भी उन्हें माफ कर देता है और इडली खाने के लिए बुलाते हैं। मुरली की इडली खाकर विष्णु भी उसकी जमकर तारीफ करता है। मीरा
जिद करने लगती है कि अश्विन ने जो गलती की है उसके लिए उसे कुछ तो सजा मिलनी चाहिए। जिसके बाद मुरली उसे पत्थर की चक्की पर इडली के लिए चावल पीसने को कहते हैं और जब अश्विन चक्की चलाना शुरू करता है तो सिर्फ 2 मिनट में ही उसकी हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद सब लोग उसकी हालत देखकर हंसने लगते हैं। सबसे आखिर में हम देखते हैं कि शिव केशव की आत्मा उसी इडली होटल के सामने बेंच पर बैठकर आराम कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था कि इडली होटल चलता रहेगा तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और इसी के साथ यह फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी और फिल्म देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू आया था या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।